नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर। हम साहित्य इतिहास की इस कड़ी में रासो साहित्य में बीसलदेव रासो और खुमान रासो के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज हम परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो एवं विजयपाल रासो के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि हम देखें परमाल रासो में तो इसके जो रचनाकार हैं वो जगनीक हैं और इसका जो समय है 1230 विक्रम संवत हैं। ईस्वी में देखें तो ये 1173 ईस्वी है। इसमें कालिंजर नाम का स्थान है। कालिंजर के शासक हैं परमर्दी देव, जिसका तद्भव नाम देखें तो वो है परमाल की सेना में शामिल दो वीर योद्धा आला व उदल। आला और उदल दोनों भाई थे और उनकी वीरता का वर्णन है। आला और उदल कहाँ के थे तो आला व उदल का जो स्थान है वो कहाँ के निवासी थे तो महोबा के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? महोबा के। और परमर्दी देव कहाँ के शासक थे तो कालिंजर के शासक थे। इसमें बनाफरों के 52 युद्धों का चित्रण है और ये बनाफर जाति से थे। आला और उदल कौन सी जाति से थे तो बनाफर जाति से थे। ये एक मुक्तक एवं गेय प्रधान रचना है। इसमें 23 अध्याय हैं जिन्हें क्या कहा गया है? खंड कहा गया है। 23 अध्याय हैं जिन्हें क्या कहा गया है? खंड कहा गया है। इसके पद वर्षा ऋतु में महोबा, बुंदेलखंड और बेसवाड़ा के आसपास गाए जाते थे। इसका सर्वप्रथम प्रकाशन हम देखें तो फर्रुखाबाद के जो कलेक्टर हैं चार्ल्स इलियट ने 1865 ईस्वी में आला खंड नाम से करवाया था। इसके बाद 1920 ईस्वी में बाबू श्याम सुंदर दास ने इसका प्रकाशन नागरी प्रचारिणी सभा काशी से परमाल रासो नाम से कराया। वाटरफील्ड नाम के एक विद्वान हैं, उन्होंने इसके पदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया और वाटरफील्ड का ये मानना था कि जो परमाल रासो है वो पृथ्वीराज रासो का ही खंड है। किसका? पृथ्वीराज रासो का ही खंड है। इस मत का खंडन ग्रियर्सन ने किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे अर्ध प्रमाणिक माना। जिस प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी पृथ्वीराज रासो को भी अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, उसी प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस रासो ग्रंथ को भी अर्ध प्रमाणिक माना। इसकी प्रमुख पंक्तियों में देखें तो 12 बरस लो कुकर जीवे, ओ 13 लो जीवे सियार, बरस 18 सत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। उस समय ज़्यादातर राजा महाराजा युद्ध में संलग्न रहते थे, युद्ध में रहते थे। तो उस समय जो योद्धा थे, क्षत्रिय योद्धा थे, तो युद्ध करते करते कहीं बार वीर गति को प्राप्त हो जाते थे। तो उसी के दौरान ये दुआ लिखा गया। देखिए, 12 बरस लो कुकर जीवे, जो कुत्ते की आयु है वह 12 वर्ष होती है, सियार की 13 और क्षत्रिय की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। इससे आगे यदि वो जीवन जीता है तो धिक्कार है, ऐसा इसमें कहा गया। देखिए, सदा तरैया न बन फूले, यारों सदा न सावन होए, स्वर्ग मड़ैया सब काहू को, यारों सदा न जीवे कोई। इसमें कहा गया है कि सदा तरैया नहीं फूली रहती, सदा सावन नहीं होता है, सदा कोई जीवित नहीं रहता है, कोई भी अमर नहीं आया है। यहाँ पर युद्ध में प्रोत्साहन करने के लिए ऐसी पंक्तियाँ लिखी गई होगी। ये वैसे वीर गीतात्मक काव्य हैं तो ऐसी पंक्तियों का होना स्वाभाविक है। आगे रामचंद्र शुक्ल का इस ग्रंथ को लेकर एक कथन है। वो कथन ये है कि वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचित यह ग्रंथ इतना लोकप्रिय हुआ कि उसके वीर गीतों का प्रचार समस्त या सारे उत्तरी भारत में हो गया। ये कथन किसका है और किसके लिए है तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है और परमाल रासो के लिए है। आला खंड में श्रृंगारिक वर्णन का एकांत अभाव है। वैसे ये वीर गीतात्मक है, इस कारण यहाँ पर श्रृंगारिकता की कमी रहती है। तो बच्चन सिंह क्या कहते हैं कि आला खंड में श्रृंगारिक वर्णन का एकांत अभाव है। रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है कि आला खंड वीर रस से परिपूर्ण सरस एवं ओजस्वी रचना है। इससे आगे हम देखेंगे पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज की कहानी किसे नहीं पता, हर कोई जानता है पृथ्वीराज की कहानी, क्योंकि आपके टीवी में कई बार इसकी कहानी को दर्शाया गया है। इसका यदि समय देखें तो 1193 ईस्वी है, 1193 ईस्वी है। इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है तो इसके रचनाकार चंद्रबरदाई है। चंद्रबरदाई वही चंद्रबरदाई है जिनको रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? प्रथम महाकवि का। रामचंद्र शुक्ल ने यदि कवि किसे माना है तो रामचंद्र शुक्ल प्रथम कवि किसे मानते हैं? मुंज या भोज को। यदि महाकवि की बात आए तो रामचंद्र शुक्ल प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को कहते हैं। चंद्रबरदाई का जन्म 1168 ईस्वी में लाहौर में भाट जाति में जगाता गोत्र में हुआ। तो कौन से गोत्र में चंद्रबरदाई का जन्म हुआ तो जगाता गोत्र में हुआ। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज व चंद्रबरदाई के जन्म एवं निधन की तिथियां एक हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित पंक्तियां प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत की जाती है। एक थल जन्म, एक थल मरण। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई का जन्म एक ही स्थान पर हुआ, एक ही समय हुआ था, एक ही तिथियां रहती है उसकी, और निधन भी एक ही स्थान पर हुआ था, एक ही समय पर हुआ था। क्योंकि जब पृथ्वीराज को गौरी हरा देता है और गौरी कहाँ ले जाता है? पृथ्वीराज के साथ पृथ्वीराज को ले जाता है गजनी,
तो अपने चंद्रबरदाई जी भी उसके साथ जाते हैं और वहीं पर उनका निधन होता है। इसी कारण इसके जो 69 समय हैं या जो सर्ग है उसमें से 61 सर्ग चंद्रबरदाई स्वयं ने लिखे हैं और 8 सर्ग जलहन ने लिखे हैं। इसमें कथन है एक पुस्तक जलहन हथ दे चले गजनी नृपकाज, तो वहीं पर उनका निधन होता है। तो इनके निधन की और जन्म की तिथियां एक हैं। पृथ्वीराज रासो को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा। यदि आपके पूछा जाए आपको कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे कहा गया है तो वो पृथ्वीराज रासो है, और ये पूछा जाए कि हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है तो वो है चंद्रबरदाई। इसका जो काव्य रूप है वह है प्रबंधात्मक महाकाव्य, और इसकी जो शैली है वो है पिंगल। इसमें कुल 69 सर्ग है जिन्हें समय कहा गया है। 69 सर्ग है जिन्हें समय कहा गया है। 69 सर्ग में से 61 सर्ग स्वयं चंद्रबरदाई ने लिखे हैं, 61 स्वयं चंद्रबरदाई ने लिखे हैं, और 8 सर्ग उसके पुत्र जलहन द्वारा लिखे गए हैं। इसमें ये कथन है, आप देखिए, पुस्तक जलहन हथ दे चले गजनी नृप काज। इस महाकाव्य का नायक पृथ्वीराज धीरोदात है, धीरोदात श्रेणी का नायक है, और इसकी जो नायिका है वो मुग्धा श्रेणी की नायिका है। कैसी नायिका है? मुग्धा श्रेणी की नायिका है। जैसे आप बीसलदेव रासों में राजमती की श्रेणी बताएंगे तो उसमें प्रोसित पतिका श्रेणी की नायिका है। आप देखिए पृथ्वीराज रासों के 4 संस्करण, 4 रूपांतरण मिलते हैं। 4 रूपांतरण में सबसे बड़ा रूपांतरण उसका नाम है वृहद रूपांतरण। इसमें 16,306 छंद है और 69 समय है। इसका प्रकाशन नागरी प्रचारिणी सभा काशी ने किया। इसकी हस्तलिखित प्रति कहाँ है तो इसकी हस्तलिखित प्रति उदयपुर में संरक्षित है। मध्यम रूपांतरण में 7,000 छंद है और इसकी प्रति बीकानेर तथा अबोहर में संरक्षित है। लघु रूपांतरण में 3500 छंद है जिसमें 19 समय है। इसकी हस्तलिखित प्रति बीकानेर संग्रहालय में सुरक्षित है। लघुतम रूपांतरण में 1300 छंद है जिसे दशरथ शर्मा ने मूल पृथ्वीराज रासो माना। यदि पूछा जाए दशरथ शर्मा के अनुसार मूल पृथ्वीराज रासो कौन सा है तो वो है लघुतम रूपांतरण जिसमें 1300 छंद है। इसका संपादन माता प्रसाद गुप्त ने किया। किसका? लघुतम रूपांतरण का संपादन। इसमें समय देखें तो कन्वज युद्ध समय और पद्मावती समय। कन्वज युद्ध समय सबसे बड़ा समय है और पद्मावती समय सबसे छोटा समय। इसकी भाषा के संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि इसमें युद्धों के चित्रण में डिंगल, आपको बताया था वीर रस में कौन सा, डिंगल शैली, और श्रृंगारिक वर्णन में और प्रकृति चित्रण में पिंगल शैली का प्रयोग हुआ है। इसमें प्रधानता पिंगल शैली की है। इसकी भाषा या शैली कौन सी माननी चाहिए? पिंगल ही माननी चाहिए। इसके भाषा को लेकर जो 3 मत है वो आगे हम देखेंगे। इस रचना के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसको मिली थी? कर्नल जेम्स टॉड ने दी। किसके द्वारा? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसका 1829 ईस्वी में प्रकाशन हो रखा था। उस पुस्तक में हमें पृथ्वीराज रासो के बारे में सर्वप्रथम जानकारी मिलती है। पृथ्वीराज रासो के बारे में जब कर्नल जेम्स टॉड ने उसे पढ़ा तो उसके काव्य सौंदर्य से इतने भावुक हुए और उस पर इतने रीझ गए कि उन्होंने इसका अंग्रेजी में अनुवाद करने का निर्णय लिया, और अंग्रेजी में अनुवाद इन्होंने द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से इसका प्रकाशन आरंभ करवाया। इसी बीच डॉक्टर वूलर को 1875 ईस्वी में जयानक कवि द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय किसका लिखा गया है? तो जयानक द्वारा। पृथ्वीराज विजय, जयानक, तो जयानक कवि द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज विजय मिला, जिसमें संयोगिता हरण का चित्रण नहीं था। जिसमें किसका नहीं था? संयोगिता हरण का चित्रण नहीं था। तो संयोगिता हरण का चित्र पृथ्वीराज रासो में तो था, पर पृथ्वीराज विजय में संयोगिता हरण का चित्रण नहीं था, और इस प्रकार विवादित स्थिति बन गई और दोनों ही एक दूसरे के ग्रंथ को क्या कहने लगे कि ये जाली है या फिर इसमें क्या है, प्रामाणिकता नहीं है। वूलर ने कहा पृथ्वीराज रासो प्रामाणिक नहीं है, और इधर जेम्स टॉड कह रहे थे कि पृथ्वीराज रासो कैसा है, प्रामाणिक है। और इस प्रकार पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर क्या हुआ, 3 मत प्रचलित हुए, और 3 मत में कौन से हैं? अप्रमाणिक मानने वाले। तो वूलर ने पृथ्वीराज विजय के आधार पर पृथ्वीराज रासो को क्या मान लिया था? अप्रमाणिक। तो वूलर थे गौरी शंकर हीरानंद ओझा, मुरारीदान, देवी प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, मोतीलाल मैनारिया और श्यामल दास। ये पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल का तो कथन है कि ये पूरा का पूरा ग्रंथ जाली है। अर्ध प्रमाणिक मानने वाले में अगरचंद नाहटा, हजारी प्रसाद द्विवेदी,
मुनि जीन विजय, सुनीति कुमार चटर्जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी भी ये कहते हैं कि इस ग्रंथ में जो सुख सुखी संवाद में लिखा गया है वह मूल पृथ्वीराज रासो है, और उसके बिना जो लिखा गया है, सुख सुखी संवाद के अलावा जो लिखा गया है वो बाद में प्रक्षिप्त किया गया है। इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, ये अर्ध प्रमाणिक है। प्रमाणिक मानने वाले में मिश्र बंधु, कर्नल जेम्स टॉड, श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, दशरथ शर्मा, नगेंद्र और गिरीशन है। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या इसको प्रमाणिक बनाने के लिए आनंद संवत तक की कल्पना करते हैं। इससे हम आगे देखेंगे पृथ्वीराज रासो की भाषा से संबंधित प्रश्न। तो अपभ्रंश मानने वाले मुनि जीन विजय, मुनि कांत सागर, सुनीति कुमार चटर्जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। डिंगल मिश्रित ब्रज भाषा मानने वाले दशरथ शर्मा, राम कुमार वर्मा और मोतीलाल मैनारिया। पिंगल शैली एवं ब्रज भाषा मानने वाले उदय नारायण तिवारी, नामवर सिंह, ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, धीरेन्द्र वर्मा और श्याम सुंदर दास। ये मान्य मत भी है। फिर देखिए पृथ्वीराज रासो के महत्वपूर्ण सर्ग। तो पहला और अंतिम तो याद होना ही चाहिए, फिर उसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा। तो पहला सर्ग क्या है, आदि पर्व, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का वंश परिचय दिया गया है। क्या दिया गया, वंश परिचय। द्वितीय सर्ग में है दासम समय। दासम समय में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन और जिसमें राम कथा का भी चित्रण किया गया है। और 20वां सर्ग है पद्मावती समय, जो कि इस ग्रंथ का सबसे छोटा समय है। 57वां सर्ग है कैमास वध समय। 61वां सर्ग है कनवज समय, जो कि सबसे बड़ा सर्ग है और रासो का केंद्रीय भाग है। रासो का यदि केंद्रीय भाग है तो वह कौन सा है, कनवज समय। इसमें सर्ग को समय कहा गया, जिस प्रकार आपके परमाल रासो में खंड कहा गया है, यहाँ पर समय कहा गया है। 69वां सर्ग महोबा समय, जो कि अंतिम समय है। इससे आगे देखें कि पृथ्वीराज रासो में 68 तरह के छंदों का प्रयोग हुआ है। कैसे 68 तरह के छंदों का प्रयोग हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं छप्य, त्राटक, वीर, ताटंक, छौपाई, दोआ छंदों की प्रमुखता है। छपे चंद बरदाई का क्या है, प्रिय छंद है। छपे चंद बरदाई का प्रिय छंद है, और इसलिए डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा है कि चंद बरदाई को छपे चंद का राजा है। चंद बरदाई को छपे चंद का राजा किसने कहा है, तो डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा है, डॉक्टर नामवर सिंह ने। अब आगे का देखें कि रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर कहा। इतने प्रकार के छंदों का जब प्रयोग हुआ तो छंदों का अजायब घर कहा है पृथ्वीराज रासो को, किसने, रामचंद्र शुक्ल ने। केशवदास की रामचंद्रिका को भी छंदों का अजायब घर कहा गया है। केशवदास की रामचंद्रिका को भी छंदों का अजायब घर कहा गया है, और वो किसने कहा है, बनारसी दास चतुर्वेदी ने। बनारसी दास चतुर्वेदी ने किसको कहा है, केशवदास की रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। देखिए यदि पूछा जाए कि बनारसी दास चतुर्वेदी ने छंदों का अजायब घर किसे कहा है, तो वो आंसर होगा आपका केशवदास की रामचंद्रिका को। और यदि पूछा जाए कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छंदों का अजायब घर कौन सा ग्रंथ है, तो आपका आंसर होगा पृथ्वीराज रासो। और ऐसे काव्य शास्त्र का अजायब घर कहा जाए तो वो शुक्ल ने कहा है रामचरितमानस को। काव्य शास्त्र का अजायब घर शुक्ल ने, रामचंद्र शुक्ल ने काव्य शास्त्र का अजायब घर रामचरितमानस को कहा है। ठीक है, तो देखिए काव्य शास्त्र का अजायब घर रामचरितमानस किसने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने। और केशवदास की रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर बनारसी दास चतुर्वेदी ने कहा, और रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर कहा है। देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था, ये अर्ध प्रमाणिक है। तो आप देखिए उन्होंने क्या कहा, मूल पृथ्वीराज रासो सुख सुखी संवाद में लिखा गया था। उन्होंने कहा है कि जिन अंशों में सुख सुखी संवाद मिलता है वे अंश प्रमाणिक हैं, एवं जिनमें सुख सुखी संवाद नहीं है वे अप्रमाणिक है। तो कैसे हो गया, ये अर्ध प्रमाणिक हो गया। पृथ्वीराज रासो वह इतिहास की तिथियों में मेल नहीं है। उनकी जो इतिहास की तिथियां और पृथ्वीराज रासो की तिथियों में 80 से 90 वर्षों का अंतराल मिलता है, 80 से 90 वर्षों का अंतराल। और आपको मैंने बताया था कि जो मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या है वो क्या मानते हैं, पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानते हैं, और इसके कारण उन्होंने एक आनंद संवत की कल्पना की। किसकी, आनंद संवत की। तो उन्होंने क्या कहा, जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है वो विक्रम संवत में न लिखकर किस में लिखा गया, आनंद संवत में लिखा गया है, और इस आधार पर तिथियां क्या है, मेल खा जाती है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को डॉक्टर नगेंद्र ने विशाल घटनाकोश कहा है, विशाल घटनाकोश कहा है।
नरोत्तम स्वामी पृथ्वीराज रासो को मुक्तक काव्य कहा है, जबकि पृथ्वीराज रासो को महाकाव्य कहा जाता है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य, और रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, जबकि नरोत्तम स्वामी इसके उलट क्या कहते हैं, ये क्या है, मुक्तक काव्य है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसे वृहत महाभारत कहा है। श्याम सुंदर दास तथा उदय नारायण तिवारी ने इसे विशाल वीर काव्य कहा है। यदि विशाल वीर काव्य किसने कहा है, तो श्याम सुंदर दास तथा उदय नारायण तिवारी ने कहा। गुलाब राय ने इसे स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य कहा है। अब देखिए कथन, चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पृथ्वीराज रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है। जयानक का पृथ्वीराज विजय भी काव्य ग्रंथ ही है, फिर क्यों उसमें घटनाएं और नाम ठीक ठाक हैं। ये पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है, ये पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है, मतलब नकली है। तो रामचंद्र शुक्ल क्या मानते हैं, इसको अप्रमाणिक मानते हैं, और इसलिए उन्होंने ये कथन भी दे रखा है कि ये पूरा ग्रंथ कैसा है, जाली है, पूरा ग्रंथ जाली है। तो रामचंद्र शुक्ल पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं। श्याम सुंदर दास कहते हैं कि इसकी भाषा प्राचीन काल की साहित्य की पिंगल भाषा का ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। ये कथन किसका है, डॉक्टर बच्चन सिंह का, और डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसको क्या बताया है, एक राजनीतिक महाकाव्य। देखो, राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी और राजनीतिक महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को किसने कहा है, तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। युद्धों के प्रसंगों में पृथ्वीराज रासो की भाषा डिंगल का रूप धारण करती है, किंतु विवाह और प्रेम इत्यादि सुकुमार प्रसंगों में वह प्रधान रूप से पिंगल ही बनी रहती है। वस्तुतः मूल पृथ्वीराज रासो सौर सैन्य अपभ्रंश में लिखा गया है। और मैंने बताया था क्या कि हिंदी इस पृथ्वीराज रासो की भाषा को लेकर जो प्रश्न बने, उस प्रश्न में अपभ्रंश मानने वाले में कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। जिस प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी इसको अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, वैसे ही इसकी भाषा को क्या मानते हैं, अपभ्रंश मानते हैं। तो आगे लिखा है, जो परिनिष्ठित साहित्यिक अपभ्रंश से थोड़ी भिन्न और कुछ आगे बढ़ी हुई थी। पृथ्वीराज रासो की भाषा वास्तव में अपभ्रंश है। ये किसने कहा है, मुनि जीन विजय ने, और इन्होंने ही सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासो की भाषा को अपभ्रंश बताया था। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। ये कथन किसका है, तो ये रामचंद्र शुक्ल का है। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो की भाषा को षड भाषा कहा। यदि देखें कि पृथ्वीराज रासो की भाषा को षड भाषा किसने कहा है, तो ये षड भाषा कहा है स्वयं चंद बरदाई ने। चंद बरदाई ने स्वयं पृथ्वीराज रासो की भाषा को क्या कहा है, षड भाषा कहा है, जिसमें ब्रज, मागधी, संस्कृत और नाग, जिसमें प्राकृत और अपभ्रंश का मेल है, यवन, तुर्की और फारसी है। इससे आगे हम देखेंगे हमीर रासो। हमीर रासो के जो रचनाकार है वो है सारंगधर, जिसका समय बताया गया है 1357 ईस्वी। इसकी भाषा जो है राजस्थानी है, जो कि अपभ्रंश से प्रभावित है। राजस्थानी है जो कि अपभ्रंश से प्रभावित है। ये मूल रचना उपलब्ध नहीं है, ये मूल रचना उपलब्ध नहीं है। क्यों, क्योंकि ये रचना उपलब्ध नहीं है, और इसके जो कुछ पद है वो कहाँ मिले थे, लक्ष्मीधर की प्राकृत पेंगलम में मिले थे। लक्ष्मीधर की प्राकृत पेंगलम में मिले थे। प्राकृत पेंगलम के संकलनकर्ता, क्योंकि इसका संकलन किया गया था, ये 4 कवियों की पदों का संकलन है, 4 कवियों के पदों का संकलन है। तो संकलनकर्ता इसके हो गए लक्ष्मीधर, और इसमें किसके पद मिलते हैं, तो विद्याधर के पद मिलते हैं। इसमें किसके पद मिलते हैं, विद्याधर के पद मिलते हैं, सारंगधर के पद मिलते हैं, सारंगधर के पद मिलते हैं, जज्जल के और बब्बर के। बब्बर, जज्जल, विद्याधर और सारंगधर के पद मिलते हैं। और इन पदों को देखकर रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि ऐसी कोई रचना है जिसका नाम क्या था, हमीर रासो, उसकी कल्पना की गई मान सकते हैं। तो प्राकृत पेंगलम में सारंगधर के कुछ पद मिले थे, जिनके आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके होने की कल्पना की। राहुल सांकृत्यायन ने इसे सारंगधर के पद न मानकर किसके माने, जज्जल कवि के पद माने हैं। इस रचना में रणथंभौर के शासक हमीर देव चौहान तथा दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध का चित्रण है, जिसमें विजय किसकी हुई थी, अलाउद्दीन खिलजी की। रामचंद्र शुक्ल ने हमीर रासो से अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति मानी। ये बहुत मुख्य है। देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति किससे मानी, तो वो मानी है हमीर रासो से। किसे, हमीर रासो से रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश रचनाओं की समाप्ति मानी है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, हमीर शब्द अमीर का विकृत है। अमीर है, अमीर से क्या हुआ, हमीर विकृत रूप है, जो किसी पात्र का नाम न होकर एक विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। फिर देखिए विजयपाल रासो। विजयपाल रासो में करौली के शासक विजयपाल तथा पंग देश के राजा के मध्य युद्ध का चित्रण है। किसका, विजयपाल और पंग देश के राजा के मध्य युद्ध का चित्रण है। ये जो लिखा गया ये नलह सिंह भाट द्वारा,
16वीं शताब्दी में लिखा गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे रासो परंपरा में स्थान नहीं दिया है। फिर देखिए जयचंद्र प्रकाश और जयमयंक जसचंद्रिका। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार भट्ट केदार, रचना काल अज्ञात है। भट्ट केदार का समय 1225 विक्रम संवत के आसपास माना जाता है। कन्नौज के शासक जयचंद की वीरता का चित्रण है और ये भी रचना उपलब्ध नहीं है। और जयमयंक जसचंद्रिका ये भी उपलब्ध नहीं है। और दयालदास सिंगायत द्वारा रचित राठौड़ारी ख्यात में इन दोनों का क्या है, आपको उल्लेख मिलता है। जयचंद्र प्रकाश और जयमयंक जसचंद्रिका का दयालदास सिंगायत द्वारा रचित राठौड़ारी ख्यात में इसका उल्लेख, इन दोनों का उल्लेख मिलता है। जयमयंक जसचंद्रिका के रचनाकार है मधुकर भट्ट और जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार है भट्ट केदार। अब हम देखते हैं कि रासो साहित्य का यदि क्रम देखें रचना काल के अनुसार, तो आप देखिए खुमान रासो, नवीं शताब्दी। फिर देखिए आप बीसल देव रासो 1155 ईस्वी। उसके बाद देखिए आप परमाल रासो, परमाल रासो का हो जाएगा 1173 ईस्वी। पृथ्वीराज रासो 1193 ईस्वी। हमीर रासो 1357 ईस्वी। और विजयपाल रासो 16वीं शताब्दी। इसके साथ ही रासो साहित्य समाप्त होता है। कल हम या फिर अगली क्लास में हम राज साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।